गुड इवनिंग, मैं रवि प्रकाश द्विवेदी। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोग स्वर का डिवीजन देख लिए हैं। अब आज नंबर है व्यंजन का, तो हम लोग व्यंजन को देखेंगे, व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार में हम उसको डिवाइड करके उसका उच्चारण स्थान भी देखेंगे साथ में, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, व्यंजन के उच्चारण स्थान से बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो व्यंजन हमारे होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है, ठीक ना। तो ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे। और यदि आप स्वर का उच्चारण स्थान और स्वरों के प्रकार और उनकी संख्या को देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन वह है जो किसी स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वह है जो किसी स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो हमारा है वह परतंत्र है, आश्रित है किस पे? स्वरों पे। कोई भी व्यंजन वर्ण हो, जैसे मान लीजिए क है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो वह उसमें स्वर युक्त रहता है, वह स्वर संयुक्त रहता है। जैसे क में क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ संयुक्त रहता है। क में क्या संयुक्त है? अ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क में से जब हम अ को निकालेंगे तो क ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो हमारा प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर युक्त रहता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर युक्त रहता है। व्यंजन हमारा परतंत्र है और स्वर हमारा स्वतंत्र है। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो स्वर हमारा होता है वह स्वतंत्र है या परतंत्र, या ऐसे पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र वर्ण कौन से हैं, स्वर या व्यंजन। तो कौन सा होता है? स्वर होता है। ठीक, चलिए हम लोग व्यंजन जान गए, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो अध्ययन की सुविधा के आधार पे हम व्यंजन को 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यंजन का जो वर्गीकरण है, व्यंजन का वर्गीकरण हम 3 आधारों पे कर सकते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। पहला स्पर्श व्यंजन लिख दे रहे हैं, व्यंजन भी लिख दे रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ठीक ना। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखेंगे, स्पर्श व्यंजन जो होता है वह क्या है? स्पर्श व्यंजन जो वायु हमारा होता है वह फेफड़ों से निकलता है जब, तो यदि हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारा कंठ से कंठ, ओठ इत्यादि का जब स्पर्श करता हुआ वायु निकलता है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक ना। फिर से सुन लीजिए, फेफड़ों से जब वायु हमारा निकलता है तो कंठ, ओठ, ताल, मूर्धा इत्यादि को स्पर्श करते हुए जब वायु निकलता है तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, ठीक ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक ना, त वर्ग, प वर्ग। अर्थात स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में डिवाइड कर दिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक ना। अब देखिए क वर्ग का तात्पर्य है कि क से लेके ङ तक, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, सभी 5 एक वर्ग में 5 वर्ण या 5 व्यंजन हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़ है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न है, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म है। ध्यान रखेंगे, ये इतने 25 टोटल कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन जो हमारा होता है वह क्या है?
अंतस्थ व्यंजन वह स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति, ध्यान रखिएगा, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति अंतस्थ व्यंजन होता है, जिसमें की होता है य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, ख, श, ह, श, ख, श, ह, ठीक ना, ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है, यह सभी ऊष्म व्यंजन है। अब जितने हम लिखे हैं क वर्ग से लेके प वर्ग तक का यह स्पर्श व्यंजन, इसका भी उच्चारण स्थान देखेंगे, और य, र, ल, व का उच्चारण स्थान देखेंगे, श, ख, श, ह का उच्चारण स्थान देखेंगे, सभी का उच्चारण स्थान देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब इसका उच्चारण स्थान याद करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस सोचिए इतने वर्ण हैं, इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान 25 ये हो गए हैं और ये 8 हो जाएंगे, ठीक ना, तो 33 वर्ण होते हैं ये। और परंपरागत रूप से हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 33 वर्ण हैं। और 2 अगर द्विगुण व्यंजन मिला दिया जाए तो वह हो जाते हैं 35, ठीक ना। तो हमारे कुल वर्णों के व्यंजनों की संख्या 35 होता है, लेकिन परंपरागत तौर से 33 ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सभी व्यंजन जो है और उनके उच्चारण स्थान, ठीक ना, व्यंजन एवं उच्चारण स्थान एक सारणी हम बना दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। व्यंजन और उच्चारण स्थान, ठीक ना, व्यंजन और उच्चारण स्थान। देखिए व्यंजन में आपका क वर्ग, जो क वर्ग होता है वह कंठ से, क वर्ग कंठ से, ठीक ना, क वर्ग कहाँ से? कंठ से, दिख रहा है ना, क वर्ग कंठ से। च वर्ग, च वर्ग क्या होगा? तालु से। अभी आप लोग इस तरह से नोट कर लीजिए, हम आपको एक संस्कृत में बताएंगे, तो आप संस्कृत में एक सूत्र के माध्यम से बताएंगे तो आप उसको आसानी से याद कर लेंगे, ठीक ना। च वर्ग, च वर्ग का तालु हो गया। ट वर्ग क्या होगा? ट वर्ग क्या हो जाएगा? ट वर्ग मूर्धा, ठीक ना। त वर्ग का क्या हो जाएगा? त वर्ग दंत, ठीक है, त वर्ग का दंत हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, त वर्ग का दंत। और प वर्ग का ओष्ठ, ठीक ना। अब देखिए ये हो गए। अब फिर अंतस्थ में जब आएंगे तो अंतस्थ में यही लिख दे रहा हूं, य का जब उच्चारण स्थान आप देखेंगे तो य का क्या होगा? तालु। ल का क्या होगा? र का पहले लिख देते हैं, र का मूर्धा, ठीक ना। ल का दंत, ठीक ना। य, र, ल, व का क्या होगा? दंत और ओष्ठ दोनों होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। स का तालु, ख का मूर्धा, ठीक ना। श, ख, श, स का क्या होता है? दंत, स, ख, स, ठीक ना। ह का क्या होता है? कंठ, ठीक, इतने हैं। अब इन सभी वर्णों का अगर हम उच्चारण स्थान एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, वह सूत्र हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसे नोट कर लेंगे और उसे स्मरण रखेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखेंगे, पहला सूत्र है व्यंजन उच्चारण स्थान, ठीक ना, व्यंजन उच्चारण स्थान।
सूत्र। सूत्र क्या है देखिए, पहला अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। पहला सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। कई बार बोलेंगे आप लोग, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। यह क्या कहता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः कहता है कि अ वर्ण, अ में अ और आ दोनों आ जाएंगे, अ और आ, ठीक ना। अ वर्ण और कु माने क्या होता है, कु माने क वर्ग। हमने क वर्ग के बारे में आपको बता दिया था, क ख ग घ तक, क वर्ग। ह और विसर्ग, इतने वर्ण जो होते हैं वह कंठ से होते हैं। अब देखिए इसमें आपका स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, और ये ह क्या है, उष्म है, ये इतने आ गए। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ क्या कहता है कि अ, क वर्ग और ह विसर्ग इत्यादि जो होते हैं वह कंठ से उच्चारण स्थान प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। दूसरा सूत्र क्या है, ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु क्या कहता है, ई वर्ण, चु माने च वर्ग, च वर्ग, ईचु यशा नाम य वर्ग, य और ई स बड़ा श, ठीक ना। ये सभी तालु से होते हैं, बोले जाते हैं। यह सभी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ठीक ना। ई च वर्ग और य स, च वर्ग में च छ ज यहाँ तक, च छ ज यहाँ तक, ठीक ना। और तीसरा है हमारा, तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीसरा क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, देखिए ये री है, एक बड़ा री भी होता है, प्रयोग में बहुत कम दिखने को मिलता है। री, री, ठीक ना। टू माने ट वर्ग और र, र, ठीक ना, र। फिर इसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सभी कहाँ से बोले, उच्चारण स्थान क्या है इनका, मूर्धा का है, ठीक ना। ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर इसके बाद चौथा है हमारा, चौथा हमारा है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंताः, ठीक ना। ऋतु लसानाम दंताः, री, ठीक ना। देखिए री और एक बड़ा री भी होता है, ठीक ना। री, तू माने त वर्ग, लसानाम, ठीक ना, स, ल और स दोनों आते हैं, ठीक ना, ल और स। ऋतु लसानाम कहाँ से, दंताः माने दंत से, दांत से। ये उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अब पांचवा देखेंगे, उपूप मध्यमानीया नाम, उपूप, उपूप मध्यमानीया नाम, उपूप मध्यमानीया नाम। मानिया नाम, उपूप मध्यमानिया नाम ओष्ठव, ठीक ना। यह इसमें क्या क्या आते हैं, उ आता है, पु माने प वर्ग आता है, पु माने प वर्ग आता है, उपूप, देखिए इसमें उ तो छोटा उ और बड़ा उ दोनों आ जाएंगे, ठीक ना। उपूप प वर्ग, उपाधमानीय नाम एक वर्ड होता है, उपाधमानीय जिसको कहते हैं, वह संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता है। तो उ बड़ा उ प वर्ग किस में आते हैं, वह ओष्ठ से, ठीक ना, वह ओष्ठ से। यह हो गया। फिर इसके बाद छठवां एक सूत्र है, वकारस्य दंतोष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः। इसका क्या अर्थ होगा कि वह वर्ण जो होता है, वह वर्ण वह दांत प्लस दंत प्लस ओष्ठ माने दोनों से बोला जाता है, ठीक ना, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है।
अब इसके बाद जो अनुस्वार जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो एक निरानुनासिक होता है, ठीक ना, अनुनासिक निरानुनासिक, इन सब का देखेंगे तो नाक और मुंह जो अनुनासिक होता है वह नाक और मुंह दोनों से, और निरानुनासिक जो होता है वह केवल आपके नाक से बोले जाते हैं, ठीक ना। तो वकार से दंतोष्ठ वह वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों से प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो व्यंजन का क्लासिफिकेशन हमने 3 आधार पर किया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस सूत्र को आप स्मरण कर लेंगे तो सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक ना। तो इसको आप जो है कि 2-3 बार इस सूत्र का जो है कि कई बार अपने मुंह से उच्चारण करेंगे तभी जाकर याद होगा, और इसको कई बार आप जो है वीडियो को इधर उधर करके अपना रोक करके आप इसको चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। नमस्कार, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।